पहला प्रश्न है हमारा, प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी। तो आपको पता होगा कि जिस प्रकार से बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, उसी प्रकार से दो जैन संगीतियों का आयोजन भी किया गया था। यहाँ प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके समय में किया गया था। ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन मतावली थे, यानी जैन धर्म को मानते थे। तो प्रथम जैन सभा का आयोजन लगभग 310 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र नामक जैन मुनि ने की थी। इसी संगीति के आयोजन के समय में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें से एक भाग दिगंबर तथा दूसरा भाग श्वेतांबर कहलाया था। जैन धर्म के 12 अंगों यानी प्रमुख जो ग्रंथ है, उसका संपादन भी इसी बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। इसके अलावा मैं बता दूं कि दूसरा जो जैन संगीति था, उसका आयोजन जो है वो 512 ईस्वी में काफ़ी लंबे समय बाद किया गया था। वह बल्लभी गुजरात में हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो देवश्री क्षमा श्रवण थे और उनकी अध्यक्षता में ये दूसरा जैन संगति आयोजित हुआ था। तो आप पहले और दूसरे दोनों को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बंदी जीवन किसकी कृति है। तो बंदी जीवन पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है अरविंद घोष, वरिंद्र कुमार घोष, बीजी तिलक, सचिंद्रनाथ सन्याल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सचिंद्रनाथ सन्याल। उनकी यह पुस्तक है और बंदी जीवन जो है उन्हीं के द्वारा लिखित है। तो ये प्रश्न का सही उत्तर आप ध्यान में रखेंगे। पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में निश्चित रूप से 2-3 पूछ ही लिए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है चौसा का युद्ध, सूरजगढ़ की लड़ाई, बिलग्राम का युद्ध, सामूगढ़ की लड़ाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सामूगढ़ की लड़ाई। क्यों है ये उत्तर, आइए जानते हैं। सूरजगढ़ का युद्ध जो 1536 ईस्वी में हुआ था, वो शेर शाह ने बंगाल के शासक महमूद शाह को हराया था और यानी यह शेर शाह से संबंधित था। चौसा का युद्ध आप जानते ही हैं, 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। इसके अलावा बिलग्राम का युद्ध, जिसमेम भी शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित किया था। तो ये तीनों युद्ध जो है वो शेर शाह सूरी से संबंधित है। जबकि सामूगढ़ की लड़ाई जो है वो 1658 ईस्वी में हुई थी। तब तक शेर शाह की मृत्यु हो चुकी थी और यह शाहजहां के विभिन्न पुत्रों के बीच एक उत्तराधिकार के लड़ाई के रूप में जाना जाता है। यानी सामूगढ़ की लड़ाई का संबंध दूर दूर तक शेर शाह सूरी से नहीं है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण के संबंध में ऑप्शन है हड़प्पा, मेहरगढ़, नर्मदा घाटी, मुंडीगाग। इसका सही उत्तर जो है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आपको पता है कि प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम जो आवासीय यानी अस्थायी जीवन का प्रमाण है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ये मेहरगढ़ से प्राप्त अवशेषों से यह अनुमान लगाया जाता है कि इसकी जो अवधि थी वो लगभग 7000 ईसा पूर्व थी। हालांकि कहीं कहीं अलग अलग इसके बारे में समय अवधि में अंतर देखने को मिलता है। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान के बोलन नदी घाटी के पास मौजूद है। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी कांसा। इसका सही उत्तर जो है वो है लोहा। क्यों है इसका सही उत्तर, तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता से तात्पर्य होता है कि यहाँ कांसे की प्रधानता थी और तांबा और टीन जब जोड़ते थे तो कांसे का निर्माण होता था। तो ऐसे में यहाँ पर अगर लोहे की खोज होती तो शायद कांसे के उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो तांबा और टीन का उपयोग यहाँ भारी मात्रा में होता था। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए चांदी का उपयोग भी होता था, लेकिन यहाँ लोहा नहीं प्राप्त हुए थे, क्योंकि भारत में लोहे की जो पहली खोज है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास प्राप्त होती है, जब उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है और लोहे ने पूरे व्यवस्था को परिवर्तित किया था। इसी कारण से वैदिक काल का ये दौर उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो यानी लोहे की खोज उत्तर वैदिक के प्रारंभिक चरण में हुई थी, ना कि हड़प्पा सभ्यता में। आते हैं छठे में। किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा की गई थी। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन देव। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन के आधार पर अगर आप सर्च करेंगे तो गुरु अर्जुन देव, क्योंकि 2 सिख गुरुओं की हत्या जो है वो की गई थी मुगलों के द्वारा, जिसमें से प्रथम जो है वो गुरु अर्जुन देव है,
जिनकी हत्या जो है वो जहांगीर के द्वारा की गई थी। जब उनके पुत्र को खुसरो को जो है अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया था तो उसके बदले जो है उन्होंने 1606 ईस्वी में उनको जो है मरवा दिया था, यानी उनकी जो है हत्या करवा दी थी। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर, जिन्हें इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के लिए औरंगजेब ने जो है हत्या करवाई थी, यानी उनको सजा दी थी। तो इस प्रकार से 2 सिख गुरुओं की हत्या के दोषी जो है वो मुगल शासक को माना जाता है। आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था? काफ़ी प्रचलित है, यूजीसी नेट से लेकर के अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। इसका सही उत्तर है बाबर। बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का जो है चलाया था। यह सिक्का जो है वो चांदी का है। तो मुगल सम्राट बाबर ने काबुल में ये सिक्का चलवाया था, जो कि चांदी का सिक्का है। इसके अलावा कांधार में बाबरी नामक चांदी का सिक्का जो है वो भी बाबर ने ही चलवाया था। शाहरुख जो है उसने अपने पूर्वजों के नाम पर तथा बाबरी सिक्का जो है उसने स्वयं के नाम पर चलवाया था। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। युद्ध के नाम है सामूगढ़ का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इन सभी को अगर क्रम से करें तो इनका ईस्वी याद होना बहुत ही ज़रूरत है। आइए देखते हैं इनके वर्षों को। इसका सही वर्ष ये है कि खानवा का युद्ध आपको पता है कि 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध जो है वो बाबर का अंतिम युद्ध था, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। चौसा का युद्ध जो है ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जो 1539 में हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तराधिकार का युद्ध था, जो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। तो यानी क्रम के रूप में देखें तो सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ और सबसे अंतिम युद्ध जो है वो सामूगढ़ का युद्ध है। तो यानी युद्धों का क्रम अगर आपको याद होगा वर्ष के रूप में, तो निश्चित रूप से आप ये क्रम से सजा सकते हैं। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कई संत जो है वो सूफी संतों के रूप में प्रचलित हुए, जिसमें महबूब ए इलाही के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ये काफ़ी चर्चित थे और सूफी मत के जो है एक जो संत में थे। तो चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संतों में शेख निज़ामुद्दीन औलिया का नाम आता है। इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी दिल्ली में स्थित हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है वो स्थित है और यह एक पवित्र दरगाह के रूप में भी अभी जाना जाता है। तो महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश काल में बड़ी मात्रा में अकाल आते थे और बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे। तो इसी कारण से एक भारतीय अकाल संहिता का गठन किया गया था। ये अकाल संहिता का गठन स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। इसका जो सही उत्तर है वो है स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग के सिफारिशों पर, जो कि 1878 में स्ट्रेची आयोग के द्वारा अनुशंसा की गई, जिसके बाद 1883 ईस्वी में एक अकाल संहिता का गठन किया गया, जिसका काम था अकाल की स्थिति का मुआयना करना। यदि वो किसी क्षेत्र में अकाल की घोषणा करते थे, यानी वहाँ की स्थितियों को देखकर ये जायजा लेते थे कि क्या वहाँ पे अकाल की स्थिति है, इनके द्वारा स्वीकृति दी जाने पर वहाँ पे अनाज उपलब्ध कराया जाता था ताकि अकाल से मुक्ति मिल सके। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, MN राय। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो NM जोशी थे। तो ये एक प्रश्न जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। तो यानी अध्यक्ष और इसके संस्थापक दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है। लाला लाजपत राय के बारे में आप जानते हैं कि इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और लाल बाल पाल की जो जोड़ी थी उसमें जो लाला लाजपत राय थे वो लाल के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल इनके समकक्ष के गर्म दल के नेता माने जाते हैं। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले ये जानिए कि किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी
और ये कब हुई थी? जब त्रिपुरी संकट आया था, यानी कांग्रेस के उस अधिवेशन में जब उन्होंने अध्यक्षता करने से त्यागपत्र दे दी थी और राजेंद्र प्रसाद जी को पुनः अध्यक्ष चुना गया था, तो उन्होंने कांग्रेस से हट करके फिर कांग्रेस के अंदर ही एक अलग दल बनाया था जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक की नाम दी गई थी। यह हुआ था 1939 में। 1939 में उन्होंने त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए उन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने कर दी थी। तो इस प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में की गई थी। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पार्टियों में किसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए हिंदू महासभा, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो बात करें तो ये तीनों ही दल ऐसे थे जिन्होंने 1942 की क्रांति में भारत का जो है वो समर्थन नहीं किया, इस क्रांति का समर्थन नहीं किया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने समर्थन नहीं दिया था। लेकिन यह वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में गांधी जी के नेतृत्व पर 1942 की क्रांति खड़ी हुई थी। और इसके संबंध में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है कि इस घोषणा के बाद मुंबई में बैठक की गई, बैठक के बाद जो है 0 आवर मूवमेंट चला करके बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन जो है 1942 की क्रांति बना। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था। बटलर कमेटी 1927 में गठित हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है ब्रिटिश सत्ता एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, सरकार के लोक नीति को बढ़ावा देना, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना, शिक्षा में सुधार लाना। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ब्रिटिश सत्ता एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता और भारतीय रियासतों के मध्य संबंध सुधारना था। वास्तव में ये बटलर कमेटी का जो गठन किया गया था वो ब्रिटिश सत्ता और जो देसी राज्य थे, यानी देसी रजवाड़े थे, राजा का जो एक साम्राज्य, अभी भी छोटे छोटे राजा बचे हुए थे भारत में, उन राजाओं के साथ ब्रिटिश का निरंतर अलग अलग मुद्दों पर एक समन्वय स्थापित नहीं हो पाता था, जिसको स्थापित करने के उद्देश्य से कैसे बेहतर बनाया जा सके बटलर कमेटी का गठन किया गया था। और बटलर कमेटी इसमें काफ़ी हद तक एक सकारात्मक जो है पहल कर सका और उसने कई ऐसे उपाय बताए जिसके माध्यम से भारत में ये संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। 15वें प्रश्न की ओर आते हैं। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? ऑप्शन है साइमन कमीशन के खिलाफ, पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ, बी और सी दोनों के खिलाफ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों के खिलाफ जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस पेपर कटिंग को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिख जाएंगी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की फोटो भी दिख रही है। 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये बम फेंका, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में फेंका था। इस बम कांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा दी गई थी, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ था और खाली बेंचेस पे बम फेंका गया था, क्योंकि बहरे कानों को जो है धमाके की आवाज़ सुनानी थी। हालांकि जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी वो सैंडर्स की हत्या के मामले में उन्हें फांसी दी गई थी, यानी इस घटना के लिए उन्हें फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि सैंडर्स की हत्या वाले मामले में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। 16वें प्रश्न में आते हैं। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 राज्य। यहाँ पर पूछा गया भारत के कितने राज्य। तो अभी जो वर्तमान में भारत का मैप आप देखते हैं वहाँ पे ये पाकिस्तान दिख रहा है, यहाँ भारत, तो गुजरात, इसके अलावा राजस्थान और इसके अलावा पंजाब, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर भारत के वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य
पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ प्रश्न में केवल राज्य पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर 3 है। यदि केंद्र एवं राज्य पूछे जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों, तो इसका सही उत्तर 5 होगा। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिशतता के अनुसार अवरोही क्रम में सजाएं। आपको पता है कि वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम आदि प्रमुख गैसें हैं। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको भी पता है कि सबसे बृहत मात्रा में पाए जाते हैं। उनको हटा करके क्रम को अरेंज करने के लिए कहा गया है। तो इसके ऑप्शन पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसको। ऑर्गन गैस जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरा सबसे प्रमुख गैस है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 0.93% है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाद आता है, जिसका प्रतिशत मान 0.03 आता है। इसके बाद नियॉन की बारी आती है, जिसका मान 0.002 आता है। और उसके बाद हीलियम की मात्रा आती है, जो सबसे कम मात्रा में वायुमंडल में मौजूद है, जिसका मान 0.0005 है। तो इस प्रकार से अगर आप सही क्रम में सजाएंगे तो आप आसानी से इसे सजा पाएंगे कि ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन और फिर हीलियम। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? यानी वैसे चट्टान जहां से ये प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए गोंडवाना शैल समूह की चट्टान, कडप्पा शैल समूह की चट्टान, विंध्य शैल समूह की चट्टान, धारवाड़ शैल समूह की चट्टान। तो ये चट्टानों के बारे में अगर आप सही से अगर पढ़ेंगे तो सही उत्तर प्राप्त होगा विंध्य शैल समूह की चट्टान। विंध्य शैल समूहों के चट्टान की खासियत ये है कि इस क्षेत्र के चट्टानों से जो है बड़ी मात्रा में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थर, संगमरमर जैसे पत्थर प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से भवन निर्माण में किया जाता है। इन चट्टानों का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है और इनके निकालने के पश्चात इनका उपयोग जो है वो घरों के बनाने के रूप में किया जाता है। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी हवाएं जो चलती है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है, यानी दो जगह अलग अलग दाब होने के कारण वायु चलती है। ऑप्शन बी है धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवन की गति को प्रभावित करता है। तीसरा है कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। और चौथा है प्रचलित पवनें व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती हैं। इसका सही उत्तर खोजना है कि कौन सा कथन असत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि कोरियोलिस बल जो है वो पवनों की दिशा को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। पृथ्वी के दो गोलार्धों में उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा जो है वो दाहिनी ओर मुड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह अपने बाईं ओर मुड़ती है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल क्रिएट होता है, जिसे हम लोग कोरियोलिस बल कहते हैं। इसके अलावा अन्य सभी कथन जो है वो सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह एक पर्यटन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है और ये काफ़ी प्रचलित भी है। इसका ऑप्शन है कृष्णा, बराकर, इंद्रावती, दामोदर। इसका सही उत्तर है इंद्रावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर है और यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। और इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये नदी का रूप जो है आपको दिखाई दे देगा। इसके अलावा इसे याद रखेंगे, इसे चित्रकोट भी कहा जाता है या चित्रकूट भी कहा जाता है। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन को ढूंढना है। ऑप्शन ए माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, इटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, मुरलेन नेशनल पार्क असम में है और बलफकरम नेशनल पार्क मेघालय में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी मुरलेन नेशनल पार्क असम में है। यह गलत है, क्योंकि मुरलेन नेशनल पार्क जो है वो वास्तव में मिजोरम राज्य में स्थित है और यह एक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी माना जाता है। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है?
यानी कार्बन का वह रूप जिसमें ऊष्मा के बहाव के लिए सबसे बेहतर कंडीशन पाए जाते हैं। तो हीरा बिल्कुल गलत, फ्लोरीन, कोयला ये बिल्कुल ही गलत होंगे क्योंकि इनसे ऊष्मा गतिकी का कार्य नहीं हो पाता है। इसका सही उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ऊष्मा का अर्धसुचालक के रूप में जाना जाता है और यह जो है कार्बन का वह अपरूप है जो ऊष्मा गतिकी के रूप में सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही अपरूप होते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय जबकि फ्लोरीन्स अक्रिस्टलीय अपरूप है। ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा गतिकी रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी अपरूप जो है वो ग्रेफाइट होता है। हालांकि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप अगर पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर हीरा होता है। 23वें प्रश्न की ओर आते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन है क्वथनांक का कम होना, यानी भाप बनने की जो प्रक्रिया होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए है क्वथनांक का कम होना, द्रव का ताप, आयतन, द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वाष्पन की क्रिया जो है वह आयतन पर निर्भर नहीं करता है, यानी यह किस बर्तन में रखा गया है इस पर डिपेंड नहीं करता है। यदि क्वथनांक कम होगा तो वाष्पन प्रभावित होगा, यदि द्रव का ताप बढ़ेगा या घटेगा तो वाष्पन प्रभावित होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ऊपर का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा हवाएं वहाँ तेज़ी से अगर फैलेंगी तो द्रव का वाष्पन तेज़ी से होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों ही क्रियाएं जो हैं द्रव के वाष्पन को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, जबकि आयतन की मात्रा घटने और बढ़ने से वाष्पन की क्रिया प्रभावित नहीं होती है। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो ये जब किसी प्रकाश की किरण को कोलाइड से गुजारा जाता है तो एक टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विसरण। इसका सही उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड निलंबन से गुजरती है तो प्रक्षिप्त प्रावस्था में कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन शुरू हो जाता है, यानी प्रकाश की किरणें फैलने लगती है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए कमरे के एक छोटे से छिद्र से प्रकाश की किरण जब आती है तो यही टिंडल प्रभाव वो दिखाती है। इसके अलावा घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छन करके जब कोई पतली सी किरण जमीन तक पहुंचती है तो वह भी टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो ऐसे उदाहरण से प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना सामने आती है। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए भार एवं द्रव्यमान दोनों समान रहते हैं। ऑप्शन बी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहते हैं। ऑप्शन सी भार व द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। ऑप्शन डी द्रव्यमान बदलता है परंतु भार अपरिवर्तित रहता है। इसका सही उत्तर आपको ज्ञात होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है। आइए इसको जानते हैं। जब किसी वस्तु की बात करते हैं तो उसका जो भार होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। मास और जो गुरुत्वीय त्वरण है इसके उपयोग से ही उसका भार डिसाइड होता है। ऐसे में किसी वस्तु पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से उसका भार डिसाइड होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल जो है वो काफ़ी अधिक है और चंद्रमा पर इसका जो गुरुत्वीय बल है वो 1/6 हो जाता है। यही कारण है कि 60 kg की वस्तु को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट करके 10 kg हो जाता है, क्योंकि वहाँ 1/6 गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, जबकि उसका मास यानी द्रव्यमान जो है वो सीमित रहता है। तो इस प्रकार से भार तो बदल जाता है लेकिन जो द्रव्यमान का मान है वह प्रत्येक पिंड पे समान ही रहता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? यानी सौर ऊर्जा बदल करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है किण्वन में, सौर सेल के रूप में, परासरण के रूप में, प्रकाश संश्लेषण के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के रूप में। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके पौधे भोजन निर्माण करते हैं और वो भोजन बनने की प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। इसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में हो जाता है और इसके संबंध में आपको पिछले सेट में भी कुछ बताया ही गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन डी ऊष्मा। तो निर्वात में नहीं गमन करने वाली जो तरंग है वो है ध्वनि। ध्वनि को चलने के लिए सदैव मार्ग की जरूरत होती है, ये बिना किसी माध्यम के नहीं चल सकती है। यही कारण है कि निर्वात क्षेत्र में ध्वनि सुनाई नहीं देती है। चंद्रमा पर चूंकि गैसों का अभाव होता है, यही कारण है कि चंद्रमा पर गए व्यक्ति को एक दूसरे से बात करने में कठिनाई होती है और वो बात नहीं कर पाते हैं। ध्वनि तरंगों को गमन करने के लिए जितना घनत्व वाला माध्यम मिलता है उतना अधिक तेजी से वो गमन करते हैं। यही कारण है कि ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, जबकि गैसों में इसकी चाल सबसे कम होती है और निर्वात में इसकी चाल जो है वो शून्य हो जाती है। तो यानी ध्वनि के चलने के लिए माध्यम निश्चित रूप से चाहिए। आते हैं 28वें प्रश्न की ओर। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में, योनि मार्ग में। इसका सही उत्तर है अंडवाहिनी में। ये आपने पढ़ा भी होगा और पहले से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते रहे। मानव में निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट में होता है। इस प्रकार से यह नर युग्म शुक्राणु तथा मादा युग्म अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मज का निर्माण होता है और जो विकसित होकर के शिशु बनते हैं। ये शिशु बनने की प्रक्रिया में जो निषेचन की क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है और उसके उपरांत ही जो शिशु निर्माण की प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ होती है। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, आइए सबसे पहले उसे समझते हैं। वैसे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका से उसका निर्माण होता है वैसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिसमें एक से अधिक कोशिकीय होते हैं वो बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे मेढक और मानव ये सब बहुकोशिकीय जीव के श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में अगर उदाहरण की बात करें तो इसका सही उत्तर जो है वो कवक है, कि कवक जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है, जबकि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और जीवाणु जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आते हैं। 30वें प्रश्न में आते हैं। 30वां प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डार्विन, कैरोलस लिनियस, लैमार्क, अंसर्ट हैकेल। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कैरोलस लिनियस जो है उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और काफ़ी चर्चक पुस्तक है, इसके बारे में आप जानते भी होंगे। सिस्टेमा नेचुरी क्या है? इस पुस्तक के माध्यम से कैरोलस लिनियस ने जो है जीवों के जो द्विवर्गीय नाम होते हैं उस नामाकरण के संबंध में इसके जानकारी दी है। यही कारण है कि विभिन्न जीव जंतु पादप के जो नामों का वर्गीकरण किया जाता है वो इन्हीं के नाम से जोड़ करके किया जाता है। तो कैरोलस लिनियस की यह पुस्तक है जिसे नाम दिया गया था सिस्टेमा नेचुरी। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो शरीर के सबसे ज़्यादा अवशोषण की जो ग्रंथि होती है वो होती है छोटी आंत, और उसी छोटी आंत का पार्ट होता है इलियम। इसी इलियम में जाकर के भोजन का सबसे ज़्यादा जो है अवशोषण होता है। छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। इलियम इसी का एक भाग होता है। ये छोटी आंत आपको दिख रही है, इसी का भाग है इलियम। इलियम इसका एक भाग है जहां भोजन के पूर्ण पाचन के बाद अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण इसकी दीवारों में बनी रंसाकुरों द्वारा होता है, यानी यहीं से फिर पाचन की क्रिया होती है और सबसे ज़्यादा पाचन जो है वो यहीं पे होता है। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो जल से होने वाले रोग नहीं है। ऑप्शन है हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस, टाइफाइड। तो हैजा, हेपेटाइटिस और टाइफाइड जो है यह मुख्य रूप से जल से होने वाले रोग हैं, जबकि चेचक रोग जो है वह जल से नहीं होता है। यह एक वायरस जनित रोग है जिसका जो है टीका जो है एडवर्ड जेनर द्वारा बनाया गया था, और यह उस रोग की श्रेणी में है जिसे पूरी तरह से विश्व में समाप्त कर दिया गया है।
आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? ऑप्शन है संप्रभु, समाजवादी, समता, एकता। इसका सही उत्तर जो है वो है समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है वो भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यह शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। आते हैं 34वें प्रश्न की ओर। लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष। इसका सही उत्तर है 7 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक लगातार भारत से बाहर निवास करता है और भारत में नहीं आता है और इस प्रकार की कोई सूचना नहीं देता है, तो भारत सरकार उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वंचित कर ही दिया जाएगा, उनके कंडीशन और सिचुएशन के ऊपर यह डिपेंड करता है। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। मूल अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी, ये असीमित नहीं है। ऑप्शन सी, ये अस्थायी है। ऑप्शन डी, ये न्यायोचित है। यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से समझिए। मूल अधिकारों के विषय में कौन सही नहीं है? ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भारत के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ये असीमित नहीं है, तो बिल्कुल सही। इसकी सीमाएं हैं, इस पर जब चाहे संसद कानून बना करके इसे सीमित कर सकता है। ये अस्थायी है, ये गलत है, क्योंकि ये अस्थायी नहीं है, बल्कि इसे जब चाहे संसद द्वारा इसके अलग अलग पार्ट्स में संशोधन किया जा सकता है। और ये न्यायोचित है, यानी हाँ, इसके विरुद्ध न्यायालय में जाया जा सकता है। इस प्रकार से सही नहीं है की स्थिति में इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो यहाँ आपको डिटेल्स दिया गया है। मूल अधिकारों में कुछ भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी को भी प्राप्त है। उदाहरण के लिए समानता और विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25-28 ये सभी भी विदेशी नागरिकों को प्रभावित है। इसके अलावा मूल अधिकार असीमित नहीं है, क्योंकि राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यह स्थायी नहीं है, क्योंकि संसद इसमें कमी ला सकता है। और ये न्यायोचित है, यानी इसका उल्लंघन होने पर न्यायालय में आराम से जाया जा सकता है। आते हैं 36वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? तो आपको पता है कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत, राज्य की विधायिका के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद का गठन होता है। विधानसभा का गठन जो है वो आर्टिकल 170 के तहत होता है, जबकि अगर गठन की बात करें तो 169 के तहत विधान परिषद का गठन होता है, जबकि 171 के तहत विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। तो 170 के तहत विधान सभा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल 356 की बात करें तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है, जबकि 168 जो है वो विधान मंडल के गठन से संबंधित है। 37वें प्रश्न में आते हैं। निम्न में से किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। विधि के समक्ष समानता से छूट जो है वो आर्टिकल 361 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को दी गई है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इनके विरुद्ध इनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की दंडिक या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान भी यदि व्यक्तिगत कार्य किए जाते हैं तो सिविल कार्यवाही की जा सकती है। 38वां प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन का तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण न हो? तो आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों के लिए कुछ जो है अनुपालन करने संबंधी आदेश दिए गए हैं, जिसमें आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रबंध किया गया है। और इसी क्रम में जो है धन का अहितकारी संकेंद्रण पर रोक लगाने संबंधी प्रावधान भी किया गया है, जो आर्टिकल 39C में
दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39C में राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन एवं धन का अहितकारी संकेंद्रण यानी किसी व्यक्ति द्वारा धन को इस प्रकार से जमा न किया जाए जिससे राज्य के हित प्रभावित हो। 39वां प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद बनाए जाते हैं जो राज्यों के एक समूह होते हैं उनके लिए, और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, और क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं और एक ग्रुप बनाया जाता है। इस ग्रुप में हर वर्ष जो है वो मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष के पद से बदलते हैं, यानी एक मुख्यमंत्री एक बार उपाध्यक्ष बनता है, फिर अगले मुख्यमंत्री, फिर अगले मुख्यमंत्री, इस प्रकार एक एक वर्ष पे इनका बदलाव होते रहता है उपाध्यक्ष का, जबकि अध्यक्ष के पद पर हमेशा केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। 40वां प्रश्न है, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो समावेशी विकास सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है, ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक। इसका सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। समावेशी विकास सूचकांक में भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय है। पिछले आंकड़ों के अनुसार भारत का रैंक जो है वो 62वां आया था। जीवन स्तर, पर्यावरण संधारिता, भावी पीढ़ी पर ऋण का भार आदि मूल्यों का समावेशन करने के पश्चात ये समावेशी विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 41वें प्रश्न में आते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है वो 2013 में लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर जो है वो 2013 है। 2013 में सितंबर में ये अधिनियम लाया गया था। क्या है ये अधिनियम? तो इसके तहत गरीब व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज जो 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन वास्तव में इसका एक बृहत लक्ष्य था। बृहत लक्ष्य ये है कि गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह या खाद्य सुरक्षा देना, यानी भारत के सभी लोगों को, यानी इसमें लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 75% लोग और शहरी क्षेत्र के लगभग 50% लोगों को गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराया जाए ताकि उनमें पोषण की वृद्धि हो और कुपोषण और खाद्य की असुरक्षा से मुक्ति जो है वो भारत को मिल सके। 42वें प्रश्न की ओर आते हैं, भारत में योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। ऑप्शन है 1963 टू 1966, 1976 टू 1979, 1986 टू 1989, 1990 टू 1992। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी 90 से 92 तक का जो अवधि था वो एक प्रकार से अवकाश का था। हालांकि मुख्य रूप से जो अवकाश की अवधि मानी जाती है वो 1996 से लेकर के 1969 तक की अवधि मानी जाती है, जब 3 वर्षों तक जो है युद्धों के कारण भारत में योजनाएं असफल हो गई थी, तो 1966 से लेकर के 69 तक जो है एक अवकाश का समय दिया गया था। इसी प्रकार से 1990 में राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण 1990 से 92 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इस प्रकार से इसे भी वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत योजना, पंचवर्षीय योजना का अवकाश ही माना जाता है। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं होने के कारण आपका ऑप्शन डी सही है। आते हैं 43वें प्रश्न की ओर, आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है कोयला, उर्वरक, ई कॉमर्स और सीमेंट। तो आधारभूत उद्योगों में 8 उद्योगों को शामिल किया जाता है। कौन है ये 8 उद्योग? आइए देखते हैं। 8 उद्योग जिन्हें शामिल किया जाता है उसमें विद्युत, इस्पात, कोयला, तेल शोधन, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, मुख्य रूप से 8 जो है वो ऐसे उद्योग हैं जिन्हें कोर उद्योग यानी आधारभूत उद्योग माना जाता है। ई कॉमर्स इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है ई कॉमर्स। 44वें प्रश्न की ओर आते हैं, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक समीक्षा जो है वो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन एक शाखा है जिसके माध्यम से मुद्रा से संबंधित, वित्त से संबंधित, इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों एवं बजट से संबंधित कार्यों की समीक्षा की जाती है। यानी आर्थिक कार्य विभाग के सहयोग से ही वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है।
आते हैं 45वें प्रश्न की ओर। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? तो आपको पता है कि वस्तु एक दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं, जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में, द्रव से गैस में आदि, ये परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। तो जब गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? आइए इसे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं, ये गैसीय अवस्था है, ये ठोस की अवस्था है और ये द्रव की अवस्था है। तो यहाँ से आप इसे याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ठोस है, ठोस से यदि गैस में बदलता है तो इसे हम लोग जो है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर का सीधे गैस में बदल जाना, जो कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। उसी प्रकार से यदि गैस जो है वो सीधे ठोस में बदलेगा तो इसे डिपोजिशन कहेंगे। डिपोजिशन जिसे निक्षेप कहा जाता है, और इस प्रकार से गैसीय अवस्था डायरेक्ट ठोस में बदल जाती है। उसी प्रकार से यदि गैस को जो है द्रव में बदला जाता है तो कॉन्डेंसेशन कहा जाता है, कॉन्डेंसेशन। और अगर द्रव से ये जो है गैस में बदलता है तो वाष्पीकरण इसे कहा जाता है। इस प्रकार से जब द्रव की अवस्था से ये ठोस में बदलता है तो इसे फ्रीजिंग कहा जाता है। जब ठोस से ये द्रव में बदलता है तो इसे मेल्टिंग यानी पिघलना कहा जाता है, और जब फ्रीजिंग यानी इसे जमना कहा जाता है। तो इस फिगर को यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो आसानी से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस फिगर को आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर बना करके रखिएगा। यहाँ से कभी भी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो किसी भी एंगल से अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसे याद कर लेंगे। फिलहाल आप इसे डिपोजिशन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आते हैं 46वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रसोई गैस, इथाइलिन, मीथेन, एसिटिलीन। इसका सही उत्तर जो है वो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा, एसिटिलीन गैस से ही वेल्डिंग का काम किया जाता है। वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन का उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू ही वो एसिटिलीन गैस को जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा एसिटिलीन गैस जो है उसका दूसरे रूप में भी प्रयोग आता है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस निकलता है, जो फलों को पकाने में उपयोग में आता है। हालांकि यह जो है हानिकारक होता है इस प्रकार के फलों को खाना। आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो किसी भी वस्तु को, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं दूध को, अगर हम किसी टब में 1 लीटर दूध रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका भार जो है अगर 1 लीटर है और इसमें हम इसकी मात्रा को बदलते हैं, यानी 1 लीटर दूध और मिला देते हैं और वही मात्रा में दूध मिलाते हैं, यानी उसी क्वालिटी की दूध जो पहले से थी, तो क्या होगा? पहले 1 लीटर था, अब 2 लीटर हो गया, यानी भार इसका चेंज हो गया है। आयतन की बात करें, पहले ये यहाँ तक दूध था, अब ये ऊपर तक चला गया है, यानी आयतन भी इसका बदल गया है। और द्रव्यमान भी भार से रिलेटेड होता है, तो इस प्रकार से इसका द्रव्यमान भी बदल गया है। तो क्या नहीं बदलेगा? वो घनत्व नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि घनत्व जो होता है वो किसी वस्तु का इंटरनल गुण होता है, और अगर उसी मात्रा उसी वस्तु के उसी क्वालिटी की वस्तु जब उसमें मिलाई जाती है तो घनत्व जो है वो सेम रह जाता है। लेकिन यदि इसी दूध में हम 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दूध में दूध ही मिलाई गई है, यानी मात्रा बदलने की बात की गई है, किसी वस्तु को बदलने की बात नहीं की गई है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो घनत्व होगा। यानी आप जान सकते हैं कि घनत्व जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यदि वस्तु की मात्रा केवल बदली जाए तो ये नहीं बदलता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? एक गैस के साथ मिश्रित ठोस, गैस के साथ मिश्रित गैस, एक गैस के साथ मिश्रित तरल, एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस। आइए समझते हैं इसको। अगर हम देखते हैं तो धुआं किसी वस्तु के जलने से उत्पन्न होता है गैसीय चीज़ है, जो हवा में जाता है। हवा में जाने के बाद जो धूल कण है उनको कलेक्ट करता है। इसके अलावा जो जलवाष्प के छोटे छोटे बूंदें हैं वो भी इसके साथ मिलती है और फिर ये क्रिएट करता है धुआं। इस प्रकार से एक धुएं में गैसीय गुण, ठोस के गुण और जल के अंश भी सम्मिलित होते हैं। इसीलिए धुआं जो है एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा देश या क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है? आप जानते हैं एक नाम आपने सुना होगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। ये यूके जो है यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है।
कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड गणराज्य। तो नाम से ही अगर आप क्लियर कर पाएंगे तो गणराज्य यानी जहां अपना शासन है, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आयरलैंड गणराज्य। आयरलैंड गणराज्य जो है, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पूरा मैप आप देख रहे हैं ये है आयरलैंड, ये व्हाइट वाला आपको दिखाई दे रहा है। इसी आयरलैंड का उत्तरी भाग जो है वो नॉर्थ आयरलैंड कहलाता है, ये ब्रिटेन का हिस्सा है। स्कॉटलैंड भी ब्रिटेन का हिस्सा है, वेल्स भी ब्रिटेन का हिस्सा है और इंग्लैंड स्वयं भी ब्रिटेन का हिस्सा है। यानी जब ये चारों को मिलाते हैं तो ये यूके कहलाता है, और जब केवल इंग्लैंड की बात करते हैं तो वो इंग्लैंड कहलाता है। तो यानी इंग्लैंड अपने आप में एक देश है, लेकिन अगर ये कुछ देशों या द्वीपों का समूह बना लेते हैं तो इसे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, जिसमें उत्तरी आयरलैंड तो शामिल है लेकिन आयरलैंड गणराज्य शामिल नहीं है। आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। तो यहाँ आपको ये तो पता होगा कि सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, लेकिन यहाँ पूछा गया दूसरा सबसे छोटा। आइए जानते हैं इसके सही उत्तर के बारे में। इसका सही उत्तर है मंगल। मंगल क्यों होगा आइए समझते हैं। जब हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उस 8 ग्रहों की श्रेणी को अगर हम लोग क्रम से देखें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, और पृथ्वी जो है वो 5वां सबसे बड़ा है। और पृथ्वी के समकक्ष या उसकी बहन के रूप में जाना जाता है शुक्र को, यानी वो 6ठा ग्रह है। मंगल जो कि 7वां बड़ा है और बुध 8वां बड़ा है, यानी बुध सबसे छोटा। और उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है वो आता है मंगल, यानी जो मंगल है ये बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा है। फिर उसके बाद शुक्र की बारी आती है, फिर उसके बाद पृथ्वी की बारी आती है, फिर हम लोग अरुण, वरुण और जो है शनि और बृहस्पति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कैसा लगा आज का ये श्रृंखला, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।